हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 3 बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग टेक्निकल लॉसेस की जो दो पार्ट और बचे हुए थे, जैसे बैलेंसिंग फेज करंट और कंपनसेटिंग रिएक्टिव पावर फ्लो, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में हम लोग कंट्रोलिंग I² लॉसेस को देखे थे और ऑप्टिमाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग जो बचा हुआ दो पार्ट है, बैलेंसिंग फेज करंट और कंपनसेटिव रिएक्टिव पावर, इसको हम लोग देखेंगे। तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग देखेंगे। इसी के साथ हमारा जो है वो टेक्निकल लॉसेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉमर्शियल लॉसेस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं बैलेंसिंग फेज करंट। नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, बैलेंसिंग फेज करंट मतलब फेज के करंट को हमको बैलेंस करना। अगर फेज करंट हमारा बैलेंस नेचर का होगा तब उस केस में हमारा लॉसेस जो है वो कम होगा। अगर लॉसेस हमारा कम होगा तो ओवरऑल हमारा एफिशिएंसी जो है वो, हमारा जो कंजर्वेशन है एनर्जी का, वो हमारा बढ़ जाएगा और हमारा जो वर्किंग एफिशिएंसी है कोई भी एपरेटस का, वो हमारा बढ़ जाएगा। मतलब कोई भी इक्विपमेंट का जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो हमारा बढ़ जाएगा अगर हमारा फेज करंट बैलेंस नेचर का होगा। तो दिक्कत क्या आ रहा है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो 3 फेज और 3 फेज 4 वायर दोनों में होता है। 3 फेज डायरेक्टली 3 फेज में भी होता है और 3 फेज 4 वायर में भी होता है। लेकिन जो 3 फेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हमारा करंट जो होता है बैलेंस नेचर का होता है। वो 3 फेज का सप्लाई हम लोग कहाँ देते हैं, तो वो 3 फेज का सप्लाई हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में देते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में देते हैं, या बड़े बड़े जो हमारा बहुत बड़े बड़े जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, जहाँ पर हैवी लोड मशीन होते हैं, वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली 3 फेज सप्लाई देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि तीनों फेज का हमारा यूज होता है, इस वजह से हमारा करंट जो होता है वो बैलेंस नेचर का होता है। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं रेसिडेंशियल के लिए, क्योंकि जो हमारे घरों में सप्लाई आते हैं, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि हमारे घरों में जो सप्लाई आते हैं वो कैसा होता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। 3 फेज होता है और एक हमारा न्यूट्रल होता है। आपके घर के पास जो लाइन गया हुआ रहता है उसमें कुल मिलाकर 4 तार होता है, जिसमें कि एक न्यूट्रल होता है और 3 हमारा फेज होता है। हम लोग अपने घर के सप्लाई के लिए क्या करते हैं, तो कोई एक फेज हम ले लेते हैं और एक हमारा न्यूट्रल ले लेते हैं। मतलब अलग अलग घर के लिए अलग अलग हम ले लेते हैं। अगर कोई जैसे 3 फेज हमारा है R/B और न्यूट्रल, तो कोई R फेज ले लिया और हमारा न्यूट्रल ले लिया, कोई B फेज ले लिया और न्यूट्रल ले लिया, कोई बाई फेज ले लिया और न्यूट्रल ले लिया। लेकिन यहाँ पर तीनों फेज में लोड एक जैसा कनेक्टेड नहीं होता है। हो सकता है कि किसी में हम लोग 20 घर को सप्लाई दे दिए किसी फेज से, किसी फेज से हो सकता है 10 घर को सप्लाई दे दिए और किसी फेज से हम लोग 8 घर या 9 घर को सप्लाई दे दिए। तो क्या हो गया कि हर एक फेज में जो हमारा सप्लाई, हर एक फेज का जो करंट होगा वो क्या होगा, वैरिंग नेचर का होगा। तो तीनों फेज में हमारा करंट जो होगा वो इन बैलेंस में होगा, बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं होगा। अब जब ये बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं होता है तो इससे दिक्कत क्या आता है, तो दिक्कत ये आता है कि करंट हमारा जब वैरिंग नेचर का होता है, जिसके वजह से हमारा ट्रांसफार्मर पर एक हमारा सर्कुलेटिंग करंट आ जाता है। ये सर्कुलेटिंग करंट क्या करता है, क्योंकि हमारा करंट जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, अनबैलेंस है, इसके कारण वो बैलेंस करने के लिए वहाँ पर एक हमारा करंट जनरेट होता है, जिसको हम लोग सर्कुलेटिंग करंट कहते हैं। और ये करंट हमारा कहाँ जनरेट होता है, तो ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर में जनरेट होता है। इस करंट के कारण, क्योंकि ये एडिशनल करंट है और इसमें हमारा ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इससे क्या होता है, हमारा लॉसेस होता है। ये लॉसेस नहीं होना चाहिए था, ये लॉसेस मेरा किसी काम का नहीं, ये करंट मेरा किसी काम का नहीं है, सर्कुलेटिंग करंट। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये करंट के कारण हमारा क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहा है। तो ये लॉसेस हो रहा है तो हो रहा है एनर्जी को तो बर्बाद ही कर रहा है। यही एनर्जी जो बर्बाद हो रहा है इसको हमको कम से कम करना है। मतलब कि हमको ये कोशिश कर रहा है कि सिंगल जो हम लोग घरों को सप्लाई दे रहे हैं, हम लोग जो घरों को सप्लाई दे रहे हैं उसमें क्या करना है कि हम लोग कोशिश यही करेंगे कि तीनों फेज से जो सप्लाई दें सभी घरों को वो इक्वल अमाउंट पे दें। मतलब अगर एक फेज से 20 घर को सप्लाई दिए तो कोशिश यही करना है कि दूसरा फेज से भी हम लोग 20 घर को सप्लाई दें और तीसरा फेज से भी हम लोग 20 घर को सप्लाई दें। लोड के हिसाब से, लोड भी वेरी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 20 घर को सप्लाई दिए हैं, हर एक घर का एक यूनिट हमारा पर डे यूज हो रहा है और हम लोग जो है वो, और जो अगला 10 घर को सप्लाई दिए वो 2-2 यूनिट यूज कर रहा है। तो यहाँ पर तो ये बैलेंस नेचर का हो गया, क्योंकि वहाँ पर भी 20 यूनिट और यहाँ पर भी हमारा 20 यूनिट। लेकिन अगर वहीं पर कहीं पर 20 यूनिट यूज हो रहा है, कहीं पर 40 यूनिट यूज हो रहा है, इससे क्या होगा कि हमारा वैरिंग नेचर का वहाँ पर लोड हो जाएगा। लोड वैरिंग नेचर का होगा तो हमारा करंट जो होगा इनबैलेंस नेचर का होगा। करंट इनबैलेंस नेचर का होगा तो क्या होगा, हमारा जो ट्रांसफार्मर है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, उसमें क्या होगा, हमारा सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करना शुरू करेगा। इस करंट के कारण हमारा एक्स्ट्रा लॉसेस होगा, जो कि हम चाहते नहीं है। यही लॉसेस के कारण क्या होता है कि हमारा जो है वो एनर्जी का वेस्टेज होता है। तो यही लॉसेस को कम करेंगे तो हमारा एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाएगा। तो यही सारे बात को यहाँ पर लिखा गया और कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि नाम से भी क्लियर था। तो कहता है कि प्रॉपर हेल्दी बैलेंस 3 फेज लोड ऑलवेज ड्रॉ इक्वल करंट। कहता है 3 फेज का जो हमारा बैलेंस लोड होता है उसमें हमारा इक्वल करंट फ्लो करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, बट सिंगल फेज लोड लाइन, जो सिंगल फेज का लोड होता है इन 3 फेज 4 वायर सिस्टम और लोड कनेक्टेड बिटवीन 2 फेज लाइन लीड्स टू अनइक्वल करंट इन द लाइन। इसमें क्या होता है कि हमारा जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, जिसमें कि हम लोग एक
न्यूट्रल और एक हम लोग फेज को लेते हैं, इसमें हमारा लोड जो होता है वो अनइक्वल नेचर का हमारा हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। कहता है दिस लीड टू सर्कुलेटिंग करंट, इससे क्या होता है कि हमारा जो अनबैलेंसिंग नेचर का करंट होता है इसके कारण हमारा एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है किसमें, ट्रांसफार्मर में। न्यूट्रल कंडक्टर ड्यू टू विच लॉसेस इंक्रीज, जिससे हमारा क्या होता है कि हमारा लॉसेस वहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब ईडी करंट आएगा तो वहाँ पर ओवरऑल हमारा लॉसेस बढ़ना शुरू कर जाएगा। इसलिए कहता है हेंस बैलेंसिंग ऑफ सच फीडर करंट इज नीडेड, इसलिए जो हमारा ये करंट है, हमारा जो सर्कुलेटिंग करंट है, इसको हमको बैलेंस करना, या फीडर का जो हमारा करंट है उसको हमको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सप्लाई का हम लोग को मिलता है वो कहाँ से मिलता है, फीडर से ही मिलता है, फीडर डिस्ट्रीब्यूटर ये सब से हमारा मिलता है ओवरऑल। तो वहाँ उसको बैलेंस, वहाँ पर करंट होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर लोड अगर आपका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हर एक फेज से, तो वहाँ पर करंट हमारा जो होगा बैलेंस नेचर का होगा। तो वही हमारा कह रहा है कि हेंस बैलेंसिंग ऑफ सच फीडर करंट इज नीडेड टू रिड्यूस द फीडर कॉपर लॉस। फीडर कॉपर लॉस को अगर आप कम करना चाहते हैं तो फीडर कॉपर लॉस मतलब क्या आ गया, I² R लॉस ही हुआ। मतलब अगर आपका करंट कम उसमें ड्रॉ करेगा, क्योंकि लोडिंग अगर हमारा बढ़ गया है, किसी भी कारण से हमारा लोड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो करंट को ज़्यादा खींचेगा, और करंट को ज़्यादा खींचेगा मतलब करंट, यहाँ पर हमारा जो लॉसेस होता है कॉपर लॉस क्या होता है, I² R लॉस। मतलब करंट खींचेगा, वो ज़्यादा अमाउंट में खींचेगा तो और ज़्यादा अमाउंट में हमारा हीट प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा अमाउंट में हमारा लॉसेस होगा। तो अगर वहाँ पर बैलेंसिंग नेचर का करंट होगा किसी भी फीडर में, तो वहाँ पर हमारा जो फीडर कॉपर लॉस है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। और फीडर कॉपर लॉस हमारा अगर रिड्यूस हुआ मतलब ओवरऑल आप एनर्जी को कंजर्व कर लिए, बचा लिए। ठीक है, कहता है एज ए रिजल्ट ऑफ अनइक्वल लोड और ऑन इंडिविजुअल लाइन, कहता है अनइक्वल लोड जो हमारा इंडिविजुअल लाइन में होता है इसका रिजल्ट क्या होता है, सीक्वेंसिंग कंपोनेंट इन दीज काव, इसके जो हमारा लाइन होता है, लाइन में हमारा ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारा लाइन ही है, कंडक्टर ही है, उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हमारा बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं, केबल्स है, कंडक्टर्स है, मोटर्स है, बहुत सारे चीज़ लगे होते हैं। जैसे लोड हमारा है तो वो भी अगर मोटर आपके घर का कोई मोटर है या कंपनी का कोई मोटर है और वहाँ पर अगर करंट ही हमारा वेरी करते रहेगा तो उससे क्या होगा, मोटर पर लोड पड़ेगा, मोटर हमारा सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो वही कहता है कि एज ए रिजल्ट ऑफ अनइक्वल लोड ऑन इंडिविजुअल लाइन सीक्वेंस कंपोनेंट इन दीज काउज ओवर हीटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ये जो हमारा सीक्वेंस में जो हमारा कंपोनेंट लगा हुआ होता है, अगर हमारा अनइक्वल लोड होगा, अगर हमारा करंट वेरिंग नेचर का होगा तो क्या होगा, वहाँ पर वो ओवर हीटिंग होने लगेगा। क्या क्या, तो हमारा ट्रांसफार्मर ओवर हीटिंग हो सकता है, केबल्स हमारा ओवर हीटिंग हो सकता है, कंडक्टर्स में ओवर हीटिंग हो सकता है, मोटर्स हमारा ओवर हीटिंग हो सकता है। डीज इंक्रीज लॉसेस, ओवर हीटिंग मतलब क्या, ओवरऑल हमारा लॉसेस, क्योंकि हीटिंग जनरली जो हमारा अगर इलेक्ट्रिकल केस में देखें तो वो हमारा I² R लॉसेस के ही वजह से हमारा जनरली हीटिंग होता है, तो वो हमारा क्या है, लॉसेस ही तो है। तो ओवरऑल इससे क्या होगा, हमारा लॉसेस बढ़ जाएगा। एंड रिजल्टिंग इन मोटर माल फंक्शनिंग, इससे हमारा क्या होगा कि मोटर में हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। माल फंक्शनिंग मतलब क्या होता है कि एक जैसे आप कहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर वाला हम जनरली आप सुनते होंगे माल फंक्शनिंग, कि हमारा कुछ जो है वो हमारा जो वेबसाइट है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं माल फंक्शनिंग। तो उसी तरीके से मोटर हमारा जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हमारा लॉसेस ज़्यादा होगा, हमारा हीटिंग ज़्यादा होगा तो मोटर तो हमारा ज़्यादा नहीं चल पाएगा, बहुत ही जल्दी वो हमारा ख़राब होने का कंडीशन में होगा अंडर अनबैलेंस वोल्टेज कंडीशन, अनबैलेंस वोल्टेज कंडीशन में। तो कोशिश यही करना है कि हमारा जो फेज करंट हो वो बैलेंस नेचर का हो, उसको हमको अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से हमको उसको बैलेंस करना है हम उसको बैलेंस करेंगे, प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन से उसको बैलेंस करेंगे, या और भी अगर कुछ हमको ज़रूरत पड़ा, कुछ ऐसा चीज़ करना पड़ा तो उसको हम करके वहाँ पर उसको बैलेंस करने का काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा और सबसे लास्ट हमारा जो होता है टेक्निकल लॉसेस में, वो हमारा होता है कंपनसेटिंग रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर के कारण भी हमारा बहुत लॉसेस होता है, तो उस रिएक्टिव पावर को हमको कंपनसेट करना है, कम से कम करना, मतलब पावर फैक्टर को हमको अच्छा से बेटर बनाकर रखना है, कोशिश करना है कि पावर फैक्टर हमारा यूनिटी ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टिव पावर को जैसे ही आप कंपनसेट करिएगा तो ऑटोमेटिक आपका पावर फैक्टर जो है वो सही हो जाएगा। इसके लिए हम लोग अलग अलग एपरेटस, अलग अलग इक्विपमेंट के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे यूनिट 2 में, जैसे आप लोग पढ़े थे ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोलर, ये सब कंट्रोलर आप लोग पढ़े थे पहले यूनिट 2 में, हम सिलेबस से देखकर आपको बता रहे हैं। तो वहाँ पर आपको ये सब पढ़ना था, तो वही सब इक्विपमेंट का उपयोग करके हम लोग यहाँ पर जो है ओवरऑल पावर फैक्टर को अगर आप सही कर रहे हैं, मतलब आप रिएक्टिव पावर को कंपनसेट कर रहे हैं। तो क्या कहता है, रिएक्टिव पावर ड्रॉन थ्रू लाइन ड्यू टू हैवी लोड। रिएक्टिव पावर हमारा कैसे आता है लाइन में, जब आपका लोड ज़्यादा होता है, हैवी लोड होता है, तो उसके वजह से हमारा जो लाइन होता है उसमें हमारा रिएक्टिव पावर आता है। ठीक है, और कंडक्टर लीड टू इंक्रीज द केवीए, और इससे क्या आता है कि कंडक्टर में जो हमारा केवीए होता है वो बढ़ने लगता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है जनरली हमारा केवीए में ही होता है, तो ये क्या होता है धीरे धीरे हमारा बढ़ने लगता है। डेट इज हायर केवीए मीन्स हायर करंट। अगर आपका केवीए का रेटिंग बढ़ रहा है, हायर केवीए है, तो उससे क्या होगा कि हायर केवीए मतलब क्या होता है कि हायर करंट वो हमारा लाइन में हमारा जो है वो हाइयर करंट है, या फिर अगर ट्रांसफार्मर के केस में देखें तो वो हैवियर करंट को ले रहा है। ठीक है, हायर केवीए मतलब वो हैवियर करंट को सस्टेन कर सकता है। तो भाई कहा रिएक्टिव पावर ड्रॉ थ्रू लाइन ड्यू टू हैवी लोड और कंडीशन लीड्स टू इंक्रीज
इन द केवीए, और इस कंडीशन से क्या होता है कि हमारा केवीए जो है वो इंक्रीज करता है। केवीए इंक्रीज किया मतलब करंट हमारा जो है वो ज़्यादा है लाइन में, ठीक है, हायर करंट इन द लाइन। दिस करंट लीड टू हायर लाइन हीटिंग लॉस, क्योंकि अब ये हायर करंट आ रहा है तो आप अगर लाइन में ही देखते हैं तो क्या है, लाइन हमारा क्या है, कंडक्टर ही तो ओवरऑल कंडक्टर में क्या है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, उस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर हैवी करंट जब वो ले रहा है तो उसके कारण क्या होगा, हमारा लॉसेस होगा। तो भाई हमारा कहता है दिस करंट लीड टू हायर लाइन हीटिंग लॉसेस, इससे क्या होता है कि हमारा हायर लाइन हीटिंग लॉसेस होता है, मतलब हायर करंट के कारण जो हमारा लाइन में लॉसेस हो रहा है आई स्क्वायर आर लॉसेस की तरह, उसको हम लोग कहेंगे हायर हीटिंग लाइन लॉसेस। ड्यू टू विच देयर इज ड्रॉप इन द लाइन इफिशिएंसी, क्योंकि अब हमारा लॉसेस हो रहा है तो ओवरऑल हमारा लाइन का इफिशिएंसी तो खराब ही होगा, घटेगा ही, क्योंकि जब लॉसेस नहीं था, जब हमारा किसी भी तरीके का हमारा रिएक्टिव पावर उसमें नहीं आ रहा था, ओवरलोडिंग का कोई कंडीशन नहीं था, हमारा हैवी करंट लाइन में नहीं आ रहा था, तो उसके वजह से क्या था कि सब कुछ हमारा बैलेंस नेचर का था, सब कुछ हमारा जो था वो अच्छे से चल रहा था, लॉसेस भी जितना होना चाहिए बस उतना ही हो रहा था। लेकिन जैसे आप करंट वहाँ पर ज़्यादा जब खींचने लगा, कंडक्टर में करंट ज़्यादा आने लगा, किसी भी कारण से, फॉल्ट के कारण से आए या कोई और कारण से या रिएक्टिव पावर के कारण से हमारा आ जाए, तो उससे क्या होगा हमारा कि ओवरऑल जो हमारा लाइन जो है करंट है वो हमारा बढ़ेगा, करंट हमारा बढ़ेगा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी है जिसके कारण हमारा आई स्क्वायर और लॉसेस होगा, इससे हमारा क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारा वेस्टेज हो जाएगा हीट के फॉर्म में। तो वही कहता है दिस करंट लीड्स टू हायर लाइन हीटिंग लॉसेस ड्यू टू विच देयर इज ड्रॉप इन इफिशिएंसी, जिससे हमारा की लाइन इफिशिएंसी घट जाता है, एंड हैवी लाइन वोल्टेज ड्रॉप, और बहुत ही ह्यूज अमाउंट में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, लाइन वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। इफ दिस रिएक्टिव पावर इज कंपनसेटेड, अगर हम ये रिएक्टिव पावर को कंपनसेट कर लें, ये जो रिएक्टिव पावर के कारण हमारा ये लॉसेस हो रहा है, तो अगर हम लोग रिएक्टिव पावर को कंपनसेट कर लें तो क्या होगा, हमारा लॉसेस जो ये हो रहा है, जितना हायर अमाउंट हमारा लॉसेस हो रहा है वो हमारा कम हो जाएगा। और इसको कंपनसेट करने के लिए अलग अलग हम लोग इक्विपमेंट, अलग अलग ऑपरेटर्स का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कैपेसिटर बैंक का उपयोग करते हैं, फिर हमारा बहुत सारा इसमें होता है, जिसे आपको बताए भी थे, हमारा जो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर होता है ATFC, इन सब का उपयोग करके हम लोग इसको कंपनसेट करने का काम करते हैं। तो वही कहता है दिस रिएक्टिव पावर इज कंपनसेटेड नियर द लोड इंड सच दैट द KVAR इन द लाइन रिड्यूसेस लीडिंग द ड्रॉप इन KVA डिमांड। तो इससे हमारा क्या होगा, जब इसको आप कंपनसेट करिएगा तो अगर आप लोड, क्या कहा कि इफ दिस रिएक्टिव पावर इज कंपनसेटेड नियर द लोड इंड, अगर ये जो हमारा रिएक्टिव पावर को अगर हम लोड इंड के पास कंपनसेट कर दें, उसको खत्म करने का कोशिश करें, सच दैट द केभार इन द लाइन, जो लाइन का केभार है वो रिड्यूस हो जाए, एंड लीडिंग टू ड्रॉप इन केवीए, और केवीए में हमारा ड्रॉप, लीडिंग जो हमारा केवीए ड्रॉप है उसमें लीडिंग आ जाए, डिमांड द करंट गेट्स रिड्यूस डिक्रीजिंग इन लाइन लॉसेस। इससे हमारा क्या होगा, जब हमारा ये करंट को जब हमारा ये कम लेगा तो इससे हमारा क्या होगा, लाइन लॉसेस हमारा कम होगा, एंड लोअरिंग द लाइन वोल्टेज ड्रॉप, और साथ ही साथ हमारा जो है वो लाइन वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हमारा लोअर, मतलब कम होगा, धीरे धीरे वो हमारा कम होगा, ठीक है। कहता है द कंपनसेशन ऑल्सो हेल्प टू सप्लाई हायर लोड, साथ ही साथ अगर आप कंपनसेशन करते हैं तो आप हायर लोड को भी सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि रिएक्टिव पावर को जैसे ही आप वहाँ पर कंपनसेट करिएगा तो आप हायर लोड को भी दीजिएगा, हायर लोड को भी सप्लाई अगर दीजिएगा तो कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो वही कहता है कि द कंपनसेशन ऑल्सो हेल्प टू द सप्लाई हायर लोड एज पर द सिस्टम कैपेसिटी, सिस्टम की कैपेसिटी के अनुसार, ठीक है, हम दे सकते हैं हायर लोड को भी अगर आप रिएक्टिव पावर को कंपनसेट कर लेते हैं तो। कहता है देयर आर रिएक्टिव पावर कंपनसेशन डिवाइस, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन का कुछ डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारा हो गया कैपेसिटर बैंक, स्टैटिक भार कंपनसेटर, दैट आर यूज्ड टू कैरी आउट दी कंपनसेशन। ये जो रिएक्टिव पावर है उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग अलग अलग डिवाइसेस का भी उपयोग करते हैं, जैसे हमारा कैपेसिटर बैंक्स होता है, स्टैटिक भार कंपनसेटर होता है, ये सब हमारा डिवाइसेस है जिसकी मदद से हम लोग इसको कंपनसेट करते हैं रिएक्टिव पावर को, ठीक है। बोथ लैगिंग एंड लीडिंग रिएक्टिव पावर आर कंपनसेटेड, दोनों तरीके का, लैगिंग और लीडिंग दोनों तरीके का रिएक्टिव पावर को हम लोग इन इक्विपमेंट की मदद से, इन डिवाइसेस की मदद से कंपनसेट कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इसको कंपनसेट करिएगा एनर्जी आपका सेव होगा, ओवरऑल मतलब एनर्जी का आप कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो ये था हमारा कंपनसेटिव रिएक्टिव पावर फ्लो। और हमारा था एक और क्या हम लोग पढ़े, तो बैलेंसिंग फेज करंट। उससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग आई स्क्वायर आर लॉसेस पढ़े थे, कंट्रोलिंग ऑफ आई स्क्वायर आर लॉसेस, और ऑप्टिमाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज पढ़े थे। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन प्रॉपर एक चीज से आपको नहीं पूछ सकता है। जब भी पूछेगा तो आपको अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन में देखा जाए तो डायरेक्टली आपको पूछेगा कि टेक्निकल लॉसेस को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, उसके तरीके के बारे में आप लिखिए। तो जैसे आपको डायरेक्टली क्या पूछेगा कि हाउ टू रिड्यूस टेक्निकल लॉसेस, या फिर हाउ टू रिड्यूस टेक्निकल लॉसेस, यही आपको पूछ सकता है। तो उसमें आप लोग जो है वो इन चारों मेथड को अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिएगा, तो आपका जो है वो फुल मार्क्स मिल जाएगा।
इसके जस्ट बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, टेक्निकल लॉसेस। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो कॉमर्शियल लॉसेस पढ़ेंगे, कि कॉमर्शियल लॉसेस की मदद से कैसे हम लोग जो है वो ओवरऑल जो है वो कॉमर्शियल लॉसेस को किन किन मेथड से हम लोग जो है वो कम कर सकते हैं, कैसे हम लोग कॉमर्शियल लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अब पढ़ेंगे। और कॉमर्शियल लॉसेस में क्या क्या आता है उसको हम लोग डिस्कस यहाँ पर अच्छे से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जूस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।